नमस्कार दोस्तों, आपके अपने पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप में से कुछ लोग ये सोचते हैं कि मकान जो है वो ज़रूरत की चीज़ नहीं है और मकान सभी के पास नहीं होना चाहिए, तो उनकी सोच को मैं अभी से नमन कर देता हूं। और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे समझते हैं, जो मेरे जैसी सोच रखते हैं और ये सोचते हैं कि मकान जो है वो ज़रूरत की चीज़ है, वो लग्जरी नहीं है, वो ऐसी चीज़ नहीं है जो हर एक के पास नहीं होनी चाहिए। अगर आप में से कुछ लोग ये समझते हैं कि मकान एक ऐसी ज़रूरत की चीज़ है जो हर एक व्यक्ति के पास होनी चाहिए, जो इस समाज में रहता है उसके पास मकान होना ही चाहिए, तो वो इस वीडियो के साथ बना रहे। ये सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए। मैं क्या बात करने वाला हूँ आज, और वो ये बात है कि मकान जो है खरीदना आज के समय पर खास करके इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है, इतना ज़्यादा कठिन हो गया है। हम ये सोच भी नहीं सकते कि आज का जो युवा है वो कितने ज़्यादा स्ट्रेस से गुजर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हुए कि वो मकान कैसे बनाएगा अपना। नौकरी मिलना तो आपको पता ही है क्या है, क्या हालात चल रहे हैं हमारे देश के। और यहाँ सिर्फ मेरे देश की बात नहीं हो रही है, भारत की। यहाँ पे बात हो रही है मेरे प्रदेश की, जो कि हिमाचल प्रदेश है। और हिमाचल प्रदेश को हम क्या समझते थे? देवताओं का प्रदेश समझते थे। हिमाचल प्रदेश के हर व्यक्ति के पास पहले घर हुआ करता था, चाहे छोटा था चाहे बड़ा था, उससे बात नहीं कर रहे हैं। मैं उससे किसी को जो है नाप नहीं रहा हूँ यहाँ पे, या तोल नहीं रहा हूँ किसी को भी। या बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि मकान हुआ करता था, रोटी खाने का कुछ ना कुछ साधन था, चाहे वो खेती बाड़ी ही थी। लेकिन आज के समय पर हो क्या रहा है? लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बड़ी से बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, पीएचडी तक पढ़ रहे हैं, पीएचडी से आगे भी जा रहे हैं लोग। कागज इकट्ठे कर रहे हैं पढ़ पढ़ के, और कुछ नहीं। बैचलर्स की डिग्री है, उसका कागज है। मास्टर्स की डिग्री है, उसका कागज है। किसी ने फिर उसके ऊपर बीएड भी किया हुआ है, उसका भी कागज है। फिर सेट और नेट के एग्जाम्स दिए हैं, उसके भी कागज हैं। अब इतने सारे कागज तो इकट्ठे हो गए, नौकरी तो मिल नहीं रही सरकारी, क्योंकि सरकारी नौकरियों में तो धांधलियां हैं, सिफारिशों से नौकरियां लग रही हैं, एग्जाम्स को लीक कर दिया जा रहा है। ये सब कुछ तो धांधलियां चली रही हैं हमारे देश के अंदर, और हमारे प्रदेश के अंदर भी ये सब कुछ चल रहा है। आज से नहीं, बहुत पुराना चल रहा है। उससे क्या हो रहा है? नौकरियां किसी को मिल नहीं रही, बेचारे प्राइवेट नौकरियां करने पर मजबूर हैं। ये जो आजकल के युवा हैं, जो आज के नौजवान हैं, मेरे आपके जैसे जो लोग हैं, ये सब मिल करके हम कर क्या रहे हैं? प्राइवेट नौकरियां कर रहे हैं। और प्राइवेट नौकरी में जो सच्ची बात है, देखिए मैं झूठ बात नहीं बोल रहा हूँ, सच्ची बात बोल रहा हूँ। चाहे वो एमबीबीएस डॉक्टर हो या एमडी डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे बैचलर्स इंजीनियर है, चाहे मास्टर्स इंजीनियर है, चाहे वो किसी और विषय पे पढ़ा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, कोई भी ग्रेजुएट या कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट, आज के समय के अंदर उसकी जो प्राइवेट नौकरी है वो कितने पैसों की लगती है, ये आप भी अच्छे से जानते हैं, मैं भी अच्छे से जानता हूँ। और मैं खुला कहना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पहली बार जो नौकरी पे जा रहा है उसे 10,000, 15,000 या ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 प्रति महीने से ज़्यादा नहीं दिया जाता। सरकारी नौकरियों के अंदर एक और जो धांधली चल रही है, जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा है, वो धांधली चल रही है टेम्परेरी नौकरियों की, कॉन्ट्रैक्ट नौकरियों की। और उन कॉन्ट्रैक्ट नौकरियों की और टेम्परेरी नौकरियों की वजह से जो तनख्वाह मिलती है किसी व्यक्ति को, वो जो तनख्वाह है वो हार्डली 15,000, 20,000 या 25,000 से ज़्यादा नहीं दी जाती। अब एक महीने के अंदर आज के समय में 20,000 रुपये कितने कम है, ये हम सब को समझना होगा। मान लीजिए एक युवा है, उसकी नौकरी लगी 20,000 रुपये की महीने की, तो वो 20,000 रुपये में उसको रहना भी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर तो उसको प्राइवेट नौकरी मिल नहीं रही है, उसको जाना पड़ेगा अपना प्रदेश छोड़ के। और इसी तरह से हमारे भारत देश के अंदर बहुत से ऐसे गांव से जो लोग बिलोंग करते हैं, बहुत सी ऐसी जगहों से लोग बिलोंग करते हैं जिनके वहाँ पे नौकरियां हैं ही नहीं प्राइवेट, तो उनको जाना पड़ता है छोड़ के अपने घर बार को। अपने घर बार को छोड़ के वो जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। पलायन करके कहाँ जाते हैं? शहरों की तरफ जाते हैं। अब शहरों की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ क्या कर रहे हैं? नौकरियाँ कर रहे हैं, बेचारे ढूंढ रहे हैं। अब 20-20 हज़ार रुपये शहर के अंदर कमाना और उसमें सर्वाइव करना, उसमें ज़िंदा रहना, अपनी रोटी चलाना ही बहुत मुश्किल है। 10,000 से नीचे आज के समय पर एक कमरे का भी मकान जो है बड़े शहरों के अंदर किराए पे नहीं मिलता। तो 10,000 रुपये मान लीजिए 20,000 में से जो है वो उसके किराए पे लग गए, बाकी बचे 10,000। आज के समय पे जो बिजली के बिल हैं, पानी के बिल हैं, मेंटेनेंस है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बिल्स हैं, और जो बाकी टैक्स हैं, ये सब कुछ काट वाट के मान लीजिए उसके 5,000 का ये भी खर्चा हो गया महीने का। अब क्या बचा उसके पास? सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये। अब उस 5,000 रुपये में से उसने अपने कपड़े भी खरीदने होंगे, उसमें से उसने अपना राशन भी खरीदना होगा,
उसमें से उसके पास कुछ पॉकेट मनी भी होनी चाहिए, बस का किराया भी देना होगा आने जाने का, किसी ना किसी तरीके से तो वो अपने ऑफिस जाएगा, ऑफिस से वापस घर आएगा, तो उसका भी खर्चा होगा। और उसको थोड़ा पैसा, उसके बाद उसको थोड़ा पैसा बचाना भी है, क्योंकि वो पैसा जो है उसको अपने गांव भी भेजना है, अपने घर में भी भेजना है। ये भी हो सकता है कि वो उस पैसे से अपने घर जाने का किराया ही देना हो। ये सब अगर आप खर्चे आप सोचोगे ना, तो आप हैरान रह जाओगे कि उस व्यक्ति के पास जो 20,000 रुपये कमा रहा है, एक पैसा भी नहीं बचता है इन सब कामों के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ राशन खरीद पाएगा और थोड़ा बहुत बस का किराया इधर से उधर दे पाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। और राशन में भी कोई बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं खा पाएगा, फ्रूट्स नहीं ज़्यादा खा पाएगा, ड्राई फ्रूट्स नहीं खा पाएगा, नॉर्मल दाल रोटी ही खा पाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और उस दाल रोटी से उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, पूरे का पूरा पौष्टिकता उसकी जो है शरीर को नहीं मिलेगी, तो जो शरीर है वो भी कमज़ोर होएगा। अगर शरीर कमज़ोर होता है, कोई बीमारी लग जाती है, तो उसे उस बीमारी की दवा करने में ही उसको जो है पैसा खर्च होगा, उसके पास है ही नहीं पैसा खर्च करने के लिए। उसे किसी ना किसी से फिर भीख मांगनी पड़ेगी, या तो बैंक से भीख मांगेगा लोन के तौर पे, या माँ बाप से भीख मांगेगा लोन के तौर पे, या फिर एक्चुअल में भीख मांगनी पड़ेगी, सच में भीख मांगनी पड़ेगी जाके सड़कों के ऊपर। और इन सब चीज़ों के बाद अगर युवा को कहा जाए कि तू एक मकान खरीद, तो क्या वो मकान खरीद सकता है इतने कम पैसों में? नहीं खरीद सकता। ये बात सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि उसकी सैलरी कितनी है। अब एक दूसरे विषय के ऊपर बात करते हैं, मकानों की जो प्राइसेस है, मकानों की जो कीमतें हैं, क्या उन कीमतों के ऊपर सरकारों ने किसी तरह की कोई कैपिंग लगाई? किसी तरह से ये बोला कि इससे ज़्यादा आप मकान को नहीं बेच सकते? ऐसी कोई बात सरकारों ने करी? किसी नेता ने की? किसी पॉलिटिकल पार्टी ने की? किसी ने भी नहीं करी। किसी ने ये सोचा भी नहीं कि जो आज का जो युवा है, जो आज का नौजवान है, उसे मकान की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये किसी ने नहीं सोचा। सबने सोचा कि अरे बस ये जो नौजवान है ये हमें वोट दे दें, इनको बाकी क्या करेंगे, हम सोशल मीडिया पे इनको लगाए रखो, इनको फालतू के कामों में लगाए रखो, ये वहाँ पे नाचते रहेंगे, वहाँ पे गाते रहेंगे, इसी से इनको खुश रहने दो। लेकिन इन युवाओं को कुछ दो मत, ना नौकरी अच्छी दो, ना तनख्वाह अच्छी दो, ना उनके बुढ़ापे का किसी तरीके की कोई प्लानिंग करो, ना उनको जो है मकान खरीदने का कोई सपोर्ट दो। और सिर्फ ये नहीं मैं कह रहा हूं कि मकान की प्राइसेस ज़्यादा है, प्राइसेस तो बहुत ही ज़्यादा है मकानों की। आज आप देख रहे होंगे कि कहाँ प्रॉपर्टी की प्राइस आ चुकी है। जो प्लॉट आज से 5 साल पहले 5-5 लाख रुपए में मिलते थे, वही प्लॉट आज की डेट में 70-70 लाख तक चले गए हैं। तो सिर्फ एक छोटा सा प्लॉट, 5 मरले से ज़्यादा भी नहीं मैं बात कर रहा हूँ, 5 मरले की बात कर रहा हूँ। 5 मरले का जो प्लॉट है, 125 स्क्वायर यार्ड 5 मरले का जो प्लॉट है, उस प्लॉट के अंदर मकान भी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं आप बना सकते। छोटा प्लॉट होता है वो। उस छोटे प्लॉट की कीमत भी 70-70 लाख हो रही है। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये गाँव की बात कर रहा हूँ, शहरों की बात नहीं कर रहा हूँ। शहरों में तो ये करोड़ों में है, कई करोड़ों रुपए में, तो आपको 2-2, 3-3 करोड़ रुपए में वो ऐसा प्लॉट मिलता है। अब 3-4 करोड़ आप उस प्लॉट के लगा लो, अब उसके ऊपर मकान भी बनाना है, तो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट भी ज़्यादा हो चुकी है, मटेरियल भी महंगा हो चुका है, लेबर भी महंगी हो चुकी है, हर तरह से हर चीज़ जो है हमारे देश के अंदर महंगी हो गई है। उसके ऊपर आपको फिर टैक्स भी देना है। तो ये सब कुछ करके सीमेंट्स अगर आप देखें तो सीमेंट कितना महंगा है, तो इसी तरह से मटेरियल भी बहुत महंगा है, लेबर भी बहुत महंगी है, और ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत महंगी है। तो हर चीज़ जो है कंस्ट्रक्शन की वो महंगी हो गई, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट महंगी हो गई। अब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो मकान को अगर आप बनाना चाहेंगे उस 5 मरले के ऊपर, तो मान लीजिए वो जो मकान है बनाने के लिए आपके 2-2.5 करोड़ रुपए आपको और चाहिए। तो टोटल कुल मिला करके आपको 6-6.5 करोड़ या इसके आसपास आपको शहर में चाहिए मकान खरीदने के लिए। और इतना ही पैसा आपको चाहिए, कम से कम इतना पैसा आपको चाहिए अगर आप एक अच्छा मकान बनाना चाहते हैं, और कहाँ बनाना चाहते हैं, अपने गाँव की तरफ भी बनाना चाहते हैं। तो क्योंकि आजकल गांव में भी 2-2 करोड़ के मकान लोग बेच रहे हैं। मैंने खुद देखे हैं, हिमाचल प्रदेश के अंदर 2-2 करोड़ के मकान लोग बेच रहे हैं। अब आप सोच के देखिए, जिस व्यक्ति के पास इतना पैसा होगा ही नहीं, या इतना पैसा कमाने का कोई साधन ही नहीं होगा, तो वो कैसे करेगा? अगर 20,000 रुपए कमाने वाले व्यक्ति से कहा जाए, 20,000 कमाने वाले व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं, उसको मान लीजिए कि 20,000 में से 10,000 वो बचा लेता है, चलो हम ये भी मान लेते हैं। अगर 10,000 रुपए बचाने वाले व्यक्ति से ये कहा जाए कि तू 2 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद, तो वो कितने सालों में खरीद सकता है, ये आप खुद सोच के देखिए। सिंपल मैथमेटिक्स आप करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा।
मान लीजिए मैं और इसको आसान कर देता हूं, मान लीजिए 2 लाख रुपए 1 साल के अंदर एक व्यक्ति बचा रहा है, ठीक है। अब 2 लाख रुपए जो बचा रहा है 1 साल के अंदर व्यक्ति, उसको कम से कम 100 साल चाहिए 2 करोड़ तक पहुंचने के लिए। अब आप खुद सोचिए कितनी हैरानी की बात है। 100 साल अगर वो पैसा जोड़ता रहेगा तब जाकर के वो 2 करोड़ तक पहुंचेगा। और आज से 100 साल के बाद उस मकान की कीमत कितनी होगी? 200 करोड़ होगी। तो क्या वो कभी उस मकान को खरीद पाएगा? क्या कभी भी वो अपनी जिंदगी में मकान को खरीद पाएगा? सच्चाई यही है कि वो कभी भी नहीं खरीद पाएगा। क्या कोई भी व्यक्ति आज 100 साल जी रहा है? किसी व्यक्ति की जो जिंदगी है वो 100 साल है? और नौकरी कब करते हैं आज के युवा? नौकरियां कब लग रही हैं युवाओं की? 30 या 35 साल के आसपास लोग आज नौकरी की जो है एज हो गई है। पहले नौकरी की एज 20-20 साल हुआ करती थी, अब नौकरी की एज खुद ही 30 या 35 साल पहुंच गई है। अब आप खुद सोचिए, जो 30-35 साल में नौकरी लगेगा उसके बाद कितना समय है, उसके बाद कितना ही समय बचता है? ज्यादा से ज्यादा 50 साल। तो क्या 50 साल में 2 करोड़ तक पहुंच पा रहा है? नहीं पहुंच पा रहा है। क्या वो 2 लाख रुपए 1 साल में बचा भी पा रहा है? नहीं बचा पा रहा है। और यही तो सच्चाई है हमारे समाज की। हम क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ये एक प्रॉब्लम है? हम इसको कभी देखते क्यों नहीं है? इसके ऊपर कोई बात क्यों नहीं करता? कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई नेता हो, आज तक क्या किसी नेता ने, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आपसे ये बात कही? किसी ने ये एक बार भी कहा कि ये एक मुद्दा है, इस मुद्दे के ऊपर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं? इलेक्शन किन चीजों के ऊपर हो रहा है? 1500 रुपये महीना दे देंगे, 1 लाख नौकरी दे देंगे। कैसे देंगे कुछ पता ही नहीं है, हवा में बात हो रही है। कभी राम मंदिर बन जाएगा, कभी श्याम मंदिर बन जाएगा, कभी जाति के ऊपर लड़ाई हो जाएगी, कभी किसी और मुद्दे के ऊपर लड़ाई हो जाएगी, कभी आरक्षण के ऊपर लड़ाई हो जाएगी। बस यही मुद्दे हैं हमारे पास, और इन्हीं मुद्दों के ऊपर जो है हम पागलों की तरह वोट देते हैं। हमारी दिमाग को क्या हो गया, हमारी समझ को क्या है, मुझे नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। मुझे समझ नहीं आता कि हम लोग कर क्या रहे हैं अपने साथ। आपके मेरे जैसे जो व्यक्ति हैं, जो अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए अच्छा कर सकते हैं और काम अच्छे से कर सकते हैं, हमें पता है, पूरा पूरा प्लान है हमारे पास, लेकिन हमें कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि ना तो हम कोई अच्छे सेलिब्रिटी हैं, कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी भी नहीं है, ना ही हम अमीर हैं, ना ही हम कोई किसी नेता के बच्चे हैं, और ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हैं। तो क्योंकि हमारे पास ये सब चीज़ें हैं ही नहीं, हमारे पास ये क्वालिफिकेशन ही नहीं है, तो हमें कोई पूछेगा ही नहीं, कोई हमें नेता समझेगा ही नहीं। अगर हम बनना भी चाहें तो, वैसे मैं बन नहीं रहा हूं, पर मैं आपसे वैसे ही बात कर रहा हूं। कल को अगर मैं नेता बनना भी चाहूँ ना, तो आप लोग मुझे बनने ही नहीं देंगे, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में क्या भरा हुआ है? आप लोगों के दिमाग में ये भरा हुआ है कि भाई ये तो सेलिब्रिटी नहीं, ना तो ये हीरो है, ना तो ये हीरोइन है, इसको तो हमने कभी नहीं देखा, ये तो अमीर भी नहीं है, इसके पास तो पैसा भी नहीं है, तो हमें कुछ भी नहीं दे रहा, झूठे वादे ये करता नहीं, ठीक है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से इसका संबंध नहीं, इसका बाप दादा कोई जो है वो पॉलिटिक्स में रहा नहीं, तो इसलिए इसके इसके हम बात क्यों सुने, इसकी बात के ऊपर हम क्यों अमल करें, या इसको हम नेता क्यों बनाएं? आपके तो दिमाग में ये चल रहा है, चाहे मैं कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर दूं। यहाँ पे जो असली बात है ना, जो असली विषय है, वो ये है कि जो नौजवान है ना, चाहे वो जितना मर्जी जोर लगा लें, अपनी पूरी जिंदगी का जितना भी वो उनके अंदर जोर है, जितनी भी उनके अंदर शक्ति है, अगर वो पूरी की पूरी शक्ति अपनी जिंदगी की भी झोंक देंगे ना, तो वो मकान नहीं खरीद पाएंगे आज। और यहाँ पे मकान, मैं बड़े मकान बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, एक पूरा मकान जमीन से लेके ऊपर तक बनाने की भी बात नहीं कर रहा हूँ। एक फ्लैट भी अगर उनको खरीदना है, आज एक फ्लैट की कीमत शिमला के अंदर, शिमला शहर के अंदर 1.5 2 करोड़ पहुंच चुकी है। और एक जो नॉर्मल सैलरी जो एक व्यक्ति की है, एवरेज सैलरी जो एक व्यक्ति की है आज के समय पर, वो 10,000 रुपये प्रति महीना ही है। ये एवरेज सैलरी है आज के नौजवान की हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो जो हिमाचल प्रदेश का नौजवान है, जो केवल 10,000 रुपये प्रति महीना कमा रहा है, उसे 2 करोड़ इकट्ठा करने में कई 100 साल लगने वाले हैं, 200 साल लगने वाले हैं कम से कम। अब वो जो 100-200 साल है वो कहाँ से लेके आएगा, मुझे तो पता नहीं भाई। उसकी अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से वो बढ़ाने वाला है, अपनी उम्र वो किस तरीके से बढ़ाने वाला है, ये मुझे समझ नहीं आता। अब आज के जो नौजवान हैं उनकी डिपेंडेंसी है, वो डिपेंडेंट हैं बेचारे, वो मजबूर हैं, या तो अपने माँ बाप से वो उनको प्रॉपर्टी भी चाहिए, अगर माँ बाप के पास कोई प्रॉपर्टी है तो वो उस प्रॉपर्टी को लेंगे, उस प्रॉपर्टी को बेचेंगे, और उस प्रॉपर्टी को बेच करके
उसके बाद ही वो अपना मकान बना पाएंगे। या फिर अगर किसी के माँ बाप के पास पहले से ही मकान है तो वो उस मकान में रहेंगे। या फिर अगर मान लीजिए किसी के पास कुछ नहीं है तो वो लोन लेंगे, और लोन उनको तब मिलेगा अगर उनकी सैलरी अच्छी होगी। तो अगर उनकी सैलरी जो कम से कम 1 लाख या 1.5 लाख रुपए प्रति महीना होगी, तब उन्हें जो है 50 लाख के आसपास का लोन मिलेगा। ये लोन का एक सिंपल सा कैलकुलेशन है। अब वो जो 50 लाख का लोन है वो भी कम से कम 30 साल के लिए मिलेगा। 30 साल तक उसको जो है लोन चुकाना पड़ेगा। तो आप खुद सोच करके देखिए, 1.5 लाख से 2 लाख सैलरी किसी को मिल ही नहीं रही महीने की। अब जब 1.5 लाख 2 लाख सैलरी मिल ही नहीं रही महीने की, तो 50 लाख लोन भी नहीं मिलेगा। अब 50 लाख लोन नहीं मिलेगा तो वो मकान ही नहीं खरीद पाएगा। अब मकानों की जब खरीदने की बात, अगर मान लीजिए 50 लाख लोन मिल भी गया, खरीदने जा भी रहा है, तो आज के डेट में 50 लाख में कोई मकान आता ही नहीं। तो खरीदेगा सिर्फ कोई तभी खरीदेगा जब उसको उतने पैसे में कोई चीज मिलती होगी बाजार में। यहां सरकारों ने बहुत गलत काम किया। नौजवानों को नौकरी नहीं दी गई, पहली गलती। नौजवानों के जो स्कूल कॉलेज की जो शिक्षा है वो नौकरियों के साथ मैच नहीं करती, दूसरी गलती। फिर नौजवानों को जो नौकरी मिल रही है, अगर वो गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट नौकरी है, तो उसकी सैलरी ठीक नहीं है, ये तीसरी गलती। चौथी गलती, जो मकानों की प्राइसेस है वो इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई, आसमान छू दिया उन्होंने सीधे, और उसके ऊपर किसी ने रोक नहीं लगाई, किसी सरकार ने उसके ऊपर रोक नहीं लगाई, किसी नेता ने उसके ऊपर बात नहीं करी, ये चौथी गलती। और पांचवी जो सबसे बड़ी गलती है, जो शहर डिजाइन किए गए, जो नए नए शहर बनाए गए, उन नए शहरों में नौजवानों के बारे में नहीं सोचा गया। वहां पे केवल और केवल ज्यादा अमीर के बारे में सोचा गया, गरीब के बारे में या मिडिल क्लास के बारे में नहीं सोचा गया। शहर बनाए गए, फ्लैट्स बनाए गए, फ्लैट्स की कीमत 1-1, 1.5-1.5 करोड़ जो रखी गई है वो अमीर आदमी ही खरीद सकता है, मिडिल क्लास और गरीब आदमी नहीं खरीद सकता है। इसलिए मिडिल क्लास और गरीब के बारे में नहीं सोचा गया है। ये पांचवी गलती है। अब इतनी इतनी गलतियां अगर होंगी हमारे समाज में, या हमारे नेता करेंगे, या हमारी सरकारें करेंगी, तो आप और मैं, हम जैसे जो लोग होंगे वो कहाँ जाएंगे? वो क्या करेंगे? वो कहाँ रहेंगे? किराए पे रहने पे मजबूर हैं हम लोग, किराए पे ही रहते हैं, किराए पे ही रहेंगे। लेकिन अगर हम किराए पे भी रहेंगे तो आज तो हम किराया भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। किराए भी इतने बढ़ते चले जा रहे हैं कि आप देखना, आज से 4 या 5 साल बाद आप ही के बच्चे होंगे जो इन सब चीज़ों से जूझ रहे होंगे। आप तब खुद सोचेंगे कि मैंने जो बात कही थी वो सत्य कही थी। अभी हो सकता है आपको मेरी बात गलत लग रही हो सकता है आपने वीडियो स्किप कर दिया हो सकता है आप ना देखें, हो सकता है बंद भी कर दें वीडियो, और हो सकता है मुझे कभी ज़िंदगी में फॉलो भी ना करें, ना सब्सक्राइब करें, ना शेयर करें। लेकिन मैं जो बात बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सच्ची बात है। ये आप खुद देखेंगे, आपके सबके सामने ये होगा। आज से 4 या 5 साल बाद आप खुद देखिएगा, किराए इतने ज़्यादा बढ़ चुके होंगे, मकानों की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होंगी कि नौजवान जो है वो इन चीज़ों से परेशान होकर के आत्महत्या करेगा। मैं नहीं चाहता हूं कि नौजवान ये सब करे, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें अपने सही मुद्दों के ऊपर बात करनी चाहिए, सही विषयों के ऊपर बात करनी चाहिए। हर किसी तरीके से हमें वोट नहीं देना चाहिए, सही व्यक्ति को नेता बनाना चाहिए। क्योंकि नेता चुनना जो है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। वोट जो देना है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए। हमारे पास वही हथियार है और इसके अलावा हमारे पास कोई और हथियार ही नहीं है। हमें कुछ नहीं दिया गया है। संविधान द्वारा हमें जो एक ही चीज़ है जो हमें दी गई है, और वो है वोट देना। अगर हम उसको भी ढंग से नहीं कर रहे तो फिर तो आप भूल ही जाओ कि कुछ भी जिंदगी में ढंग से होगा। तो आज की अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको मेरी बात पसंद आई है, थोड़ी बहुत भी अगर आपके दिमाग में ये बात उतरी है, तो आप मेरी बात को समझिए। हमारे लिए एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। मैं तो ये मांग करता हूँ कि जो सरकारें हैं वो प्रॉपर्टी की प्राइसेस के ऊपर कैप करें, प्रॉपर्टी की प्राइसेस के ऊपर रोक लगाए, और एक लिमिट से ज़्यादा प्रॉपर्टी की प्राइस जो है ना रखी जाए। वो इसलिए ज़रूरी है ताकि जो नौजवान हैं वो मकानों को खरीद सकें, और उन नौजवानों को मकान खरीदने की जो है वो थोड़ी सी जो है सहायता सरकार जो है दे। चाहे वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन देना हो शुरुआत में, जो फर्स्ट टाइम खरीदने वाला है, जो फर्स्ट टाइम बायर है, उसके लिए लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है वो लोन अवेलेबल हो, और उसको रजिस्ट्रेशन जो है वो फ्री हो। अगर ये चीज़ें सरकार करती है तो जो नौजवान है आज के, उनको कुछ सहायता जो है वो मिलेगी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको समझना होगा कि आप क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो आगे चलकर अपना मकान खरीद पाएँ। क्या आप चाहते हैं कि जो आपके बच्चे हैं वो एक अच्छे समाज में रहें? आप क्या चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट बने? अगर आप ये सब चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, फिर ठीक है। अगर आप चाहते हैं सड़क पे बच्चे सोएं आपके, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
लेकिन ये सच्चाई है आज के समाज की। दूसरी जो प्रॉब्लम हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी हुई है ना, ये प्रॉपर्टी के अंदर, वो ये है कि बाहरी जो लोग हैं, जो हिमाचल के बाहर के जो लोग हैं, उनको हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रॉपर्टी खरीदना अलाउ कर दिया गया। चाहे वो फ्लैट खरीदना हो, चाहे वो ऑलरेडी पहले से बना हुआ जो मकान है वो खरीदना हो। और ये जो चीज़ है, इसने हिमाचल प्रदेश की प्राइसिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा समस्याएं हुई हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी बढ़ा है इसी की वजह से। और साथ ही साथ ये जो व्यक्ति हैं, ये जो लोग हैं जिन्होंने मकान खरीदे हुए हैं, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर फुल टाइम नहीं रहते, और ये हिमाचल प्रदेश में अपने मकान खरीद के खाली रखते हैं। और उन खाली मकानों के अंदर फिर आपके और मेरे जैसे जो लोग हैं वो जाके किराए पे रहते हैं। तो उनकी जो है वो अर्निंग भी हो रही है, उनको मज़े भी आ रहे हैं, और उन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर मकान भी खरीद के रख लिया है, जबकि सबसे पहला राइट जो है वो आपका होना चाहिए था। तो मैं ये चाहता हूँ कि सरकारें जो हैं इस लॉ को भी बदलें, और हिमाचल प्रदेश के अंदर केवल और केवल हिमाचली ही लोग जो हैं वो खरीद पाएँ, चाहे वो फ्लैट हैं, चाहे वो मकान है, चाहे कुछ भी है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, आप ही के लिए ज़रूरी है। हो सकता है मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, कल को मैं ज़िंदा भी ना रहूँ, हो सकता है मैं कल की सांस भी ना लूँ। ये मुझे तो पता नहीं है, भगवान के हाथ में है ज़िंदगी। तो मैं जो ये बात कर रहा हूँ, ये आप तक पहुँच गई, मेरे लिए उतना ही बहुत है। क्या पता मैं कल तक ज़िंदा भी ना हूँ। लोग सोचेंगे कि नेता बनना चाह रहा होगा। मैं नेता भी बनूंगा, नहीं बनूंगा, मुझे क्या पता है, मैं तो ज़िंदा हूँ या नहीं मुझे वो ही नहीं पता। लेकिन मेरी बात जो है उसको समझिए। आप ही के काम की चीज़ है ये, आप ही के काम की बात है। अपने सही मुद्दों को पहचानिए। कोई नेता आपसे आके कह देगा कि हम हिंदू हैं इसलिए हमें वोट दो, कोई कह देगा हम मुस्लिम हैं हमें इसलिए वोट दो, कोई कह देगा कि हम आपको आरक्षण दे देंगे आप हमें इसलिए वोट दो, कोई कहेगा मैं अब तुम्हें शराब पिला देता हूँ तुम मुझे इसलिए वोट दो, कोई पैसा देगा तुम्हें वोट देने के लिए, कोई एडवर्टीजमेंट देगा आपको वोट देने के लिए। अगर आप यही सब चीज़ों को देख करके वोट दे दोगे, अपना वोट वेस्ट कर दोगे, तो क्या आप अपने समाज को खुद भी बना रहे हो? आप नहीं बना रहे हो, और आप अपने समाज को खुद ही तोड़ोगे। मैं आपसे हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ कि कृपया करके अपने सही मुद्दे समझिए और उन मुद्दों के ऊपर बात कीजिए। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।